हाँ जी, कल के पेपर के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो बच्चों के मन में है कि सर बस एक बार बता दो ये एमसीक्यूज क्या बला है, कॉस्टिंग के पेपर में कैसे इंपैक्ट डालने वाले हैं। तो ये एमसीक्यू का एक पूरा प्रॉपर एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू के पेपर के लिए क्या करना है, आपको कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्या क्या चीजें आपको करने की जरूरत है, सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पक्का पक्का कर दीजिएगा लाइक, और आपका एमसीक्यू का जो फियर है वो मैं पक्का पक्का खत्म कर दूंगा इस वीडियो के बाद। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और चलिए शुरू करते हैं। पक्का पक्का वीडियो को लाइक कर दीजिए। ग्रुप 2 वाले बच्चे मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं ग्रुप 1 के कंपैरिजन में, तो मुझे इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि यहाँ पर ग्रुप 2 के बच्चे भी काफी सारे अवेलेबल है, ताकि मैं उनके लिए फिर प्लान कर सकूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमसीक्यू के जो फीवर है हमारा, उसे खत्म करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपका जुलाई एडिशन जो कि सितंबर के लिए इशू किए जाते हैं, उसके लिए मैंने किया है मान लीजिए 2024 अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट पेपर वाला आपका सीरीज 1। इस मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपके एमसीक्यू किस तरीके के होंगे, क्या आपको कोई अलग से बुकलेट प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या क्या चीजें फटाफट से बताता हूं। देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा एमसीक्यू कैसे होंगे, तो पहले आपको शक्ल दिखाता हूं एमसीक्यू कैसे होंगे। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यू का वो होगा केस बेस्ड। इस पूरी केस स्टडी को आपको पढ़ना है और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका मतलब 5 एमसीक्यूज आपको केस बेस मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर से, और ये कितने मार्क्स के होने वाले हैं सर? 10 मार्क्स के। फिर से उसके बाद क्या होने वाला है सर? फिर से केस बेस्ड केस स्टडी मिलेगी आपको, केस स्टडी नंबर 2, और उसके ऊपर भी आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 6, 7, 8 और 9, 10, 11 और आ जाइए यहां तक 11 वाला नहीं है। तो इसका मतलब 10 क्वेश्चन आपको, यानी कि 2 आपको बड़ी बड़ी केस स्टडी मिलने वाली है, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर सर 20 मार्क्स तो हमारे खत्म हो गए, अब बचे हमारे बाकी के 10 मार्क्स। तो बाकी के 10 मार्क्स आपके लिए होने वाले बहुत ही ज्यादा आसान। देखिए 11th मिला आपको, 12th मिला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, 11th कहां से मिला आपको? बैच कॉस्टिंग से। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैसे करेंगे ये वो भी बताऊंगा आपको। थर्ड आपको मिला कहां से? एक्टिविटी पूछ रहा है आपसे, तो रेट आप ओवरहेड्स के चैप्टर से बता सकते थे। एक ट्रक को लेकर, यानी कि सर्विस कॉस्टिंग से पूछा है, और एक आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से फिर से आ गया है। ये एक्टिविटी रेशियो है, ये वैसे बजट के अंदर भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये बजट से एक आया। तो इसका मतलब कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके, 2 केस बेस्ड एमसीक्यू आने वाले। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो मैं आपको बताता हूं सर, पहले आप शुरुआत करना कहां से सर? पहले आप शुरुआत करना यहां से, मतलब आप स्टार्टिंग की 2 केस बेस्ड सिनेरियो को छोड़ दीजिएगा। एमसीक्यू जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आप एमसीक्यू नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। कैसे? यहां से मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जिसमें एनुअल डिमांड जो है, यानी कि जो ए जो है वो आया है आपका 50,000 यूनिट्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हुज सेटिंग अप कॉस्ट फॉर पर बैच कितनी है? 10,000, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ है। ध्यान रखना, यही कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो बच्चा भूल जाता है। हमें जो कॉस्ट चाहिए होती है वो चाहिए होती है पर यूनिट, यानी कि जो पर बैच है आपका वो, और पर एनम चाहिए होती है। तो अगर पर मंथ है तो एक को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो 12 रुपए यहां पर आ जाएगी। और हमसे पूछा है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होता तब भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। आप ईओक्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए बस, और कुछ भी नहीं है। √2 इंटू ए इंटू वहां पर सेटअप कॉस्ट होती है तो एस लगा लीजिए, और कैरिंग कॉस्ट वगैरह जो भी आपका मन करे वो नाम लिख लीजिए, और आप आ जाइए इधर फॉर्मूले को सॉल्व करने। मैंने कहा अच्छा फटाफट से √2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, जरा क्वेश्चन में देखो। उसने कहा 50,000 यूनिट्स की एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरी, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर सेटअप कॉस्ट कितनी है, उसने कहा सेटअप कॉस्ट जो है वो मेरी 10,000 रुपीज की है, चलो ये भी देखी जाएगी। उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे सर? वो पर एनम वाला जो जैसे वहां कैरिंग और स्टोरेज कॉस्ट हुआ करता था, ये 12 है। तो आपको दिखा रहा हूं मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं यहां पर करूंगा 2 इंटू 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 12। तो ऐसे कुछ आया, और अंडर रूट किया मैंने, तो 9128 कहीं आंसर आ रहा है मेरा 9128.7। तो जो नियरेस्ट आपको दिख जाए वही आपका आंसर है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो ये सिंपल क्वेश्चन दिखेंगे आपको। पहले केस में सिनेरियो में फंस जाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे और बोलोगे एमसीक्यूज मुश्किल है। 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर। एक केस बेस सिनेरियो आसान आएगा, एक केस बेस जो सिनेरियो जो है मुश्किल आने वाला है, और बाकी तो इसका मतलब 10 आप सॉल्व कर सकते हैं, 10 इधर से सॉल्व कर सकते हैं, 20 एमसीक्यूज तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चला मैं, हमसे क्या पूछा है इसमें? व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब भी निकाला जाता है
तो आपको पता होगा कि सबसे पहले चाहिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और लास्ट वाला चाहिए होता है आपको एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। तो सर मुझे क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? उन्होंने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है प्रीमियम की एक सोफे के लिए वो 5 स्क्वायर फीट है, और जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 10 रुपये। तो मैंने कहा सर एक चीज तो मुझे पता चल गई फटाफट से, 10 रुपये। सॉरी, एक्चुअल जो प्रोडक्शन सोफा की है वो 1000 सोफा हमने बनाए हैं। प्रीमियम वुड जो हमने 1000 सोफा में इस्तेमाल किए हैं वो है 5300। तो सर हमें क्वांटिटी है ये, तो 5300 स्क्वायर फीट की हमने सोफा में क्वांटिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया है, जो कि जो एक्चुअल रेट है उनका प्रीमियम वुड स्क्वायर फीट इज 10। एक्चुअल परचेस प्राइस तो उन्होंने कहा प्राइस डिफरेंस तो नहीं है इसमें, इसका मतलब इसका मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो वैसे नहीं निकलेगा। अब सवाल आया सर SQAO कैसे निकालते हैं? तो मैंने जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, वो पक्का पक्का देखे आइएगा। SQAO का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय, तो सर कितने बने हैं हमारे यहाँ पर, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है हमारी 1000 सोफाज की, मल्टीप्लाइड बाय बजटेड इनपुट। बजटेड इनपुट 5 स्क्वायर फीट का लगेगा आपका, जिसमें एक सोफा निकल के आएगा, तो SQAO आ जाएगा आपका 5000। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो ऐसे निकल जाता, आपने तो बहुत टाइम लगा दिया। बच्चे जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तब भी फॉर्मूले से ही होगा और कभी भी नहीं फंसेंगे आप। तो यहां पर आ गए 50,000 और यहां पर आ गया ये 53,000। तो कितना आंसर रहने वाला है सर? ये रहने वाला है 3000, और ध्यान रखना 3000 एडवर्स रहने वाला है, गलती मत कर देना। तो 3000 एडवर्स इसका ये वाला आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिखेंगे आपको एमसीक्यू के। वन ऑफ द पिंटूज कंपनी कॉस्ट पूल इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बजटेड ओवरहेड्स जो हैं कॉस्ट पूल के वो 4 लाख है, तो बजटेड कॉस्ट जो मेरी है वो 4 लाख है, ठीक है सर। एंड एक्सपेक्टेड एक्टिविटी जो है 4000 पार्ट्स की है पर टाइम, एक्सपेक्टेड जो हमने सोचा है, ठीक है सर। तो मैंने 4000 के टायर जो है यहां पर लगा दिए है, ठीक है सर। एक्चुअल ओवरहेड जो है 4,20,000 के हैं और एक्चुअल एक्टिविटी 5,000 के। तो आपको बताना है एक्टिविटी रेट क्या है। तो सर एक्टिविटी रेट एक्चुअल की इंफॉर्मेशन पे नहीं बजटेड की इंफॉर्मेशन पे निकलता है। तो मैं 4 लाख को डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर, क्या नाम है आपके, तो आंसर आ जाना चाहिए 100। तो आंसर आएगा यहाँ पर 100 रुपए पर टायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा सर ट्रक कैरी कर रहा है 10 टन ऑफ गुड्स ओवर कितना 200 किलोमीटर एक दिन में चलता है और 26 दिन काम होता है। तो आपको बताना है किसमें टन किलोमीटर कितने आएंगे। तो सिंपल है 10 टन है, मल्टीप्लाई कर दोगे 200 किलोमीटर से, और 200 किलोमीटर एक दिन में चलाए तो बताओ 26 दिन में कितना चलेगा, मतलब पूरे मंथ के आपके टन किलोमीटर आ जाएंगे। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 200 इंटू 10 इंटू 26, 52,000 जो है आपका आंसर आने वाला है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 52,000 रुपीज, 52,000 10 किलोमीटर आने वाला है, और ये रहा आंसर। तो जो आपका मन में हुआ है, आई होप जैसे जैसे मैं स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूं एमसीक्यू के, आप भी पेपर में इसी तरीके से करेंगे कि छोटे छोटे एमसीक्यू को टारगेट करेंगे, और पक्का पक्का आपसे 10 से 12-15 नंबर तो कहीं भी नहीं गए आपके एमसीक्यूज में। कोई बुकलेट सॉल्व करने की जरूरत, अब मुझे बताओ क्या मुझे इसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है? आंसर इज नो। आपको चैप्टर के कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, फॉर्मूले याद रहने चाहिए, और आपको उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अलग से किसी भी टीचर की कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह कुछ मत देखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो चैप्टर आता है उससे एमसीक्यू ड्राफ्ट किए जाते हैं, ना कि कोई एमसीक्यू की अलग से बुकलेट वगैरह आएगी या कुछ आएगा, कुछ भी नहीं है। और थियोरेटिकल पूछा नहीं जाता तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। कह रहे स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर डूइंग जो जॉब जो है वो एक काम जो है वो 100 घंटे है, ठीक है। बजटेड आवर्स जो है वो 120 घंटे, मैंने कहा ठीक है। कह रहे जो एक्चुअली काम कंप्लीट हुआ है वो 110 घंटे में, ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट, मुझे कैलकुलेट करना है एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। फॉर्मूला एक बार देख लेना अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 आवर्स ऊपर आ जाएंगे, और बजटेड आवर्स हमारे हैं 120 घंटे। और इसे मैं सॉल्व करके जल्दी से बता देता हूं कि 100 डिवाइडेड बाय 120 83.33 आ रहा है। तो ये आपका जो बी आंसर है वो सही आंसर रहने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया सिंपल एमसीक्यू, सारे ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन जो 5 हो रहे होंगे उसमें से आप 4 तो आसानी से कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर मुश्किल वाला भी कराओ। तो मैंने कहा चलो एक मुश्किल वाला कराता हूं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे केस बेस्ड है, डर गए सर हम, पहले देखते हैं केस स्टडी है किसकी। कह रहे एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल आर टू मीट द टारगेट सेल ऑफ 24,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी। तो यानी कि प्रोडक्ट पी की हमसे एनुअल रिक्वायरमेंट पूछिए, ठीक है सर। ऑर्डरिंग क्वांटिटी एज पर द करंट इन्वेंटरी पॉलिसी एंड प्रपोज्ड इन्वेंटरी ईओक्यू बताना है आपको। तो इसका मतलब मटेरियल का भी कुछ हिस्सा है इसमें, मैंने कहा बहुत सही बात है। कह रहे नेट सेविंग बताइए इन्वेंटरी कॉस्ट में ऑन मार्जिन फ्रॉम द करंट इन्वेंटरी। तो जिसको मटेरियल चैप्टर आता होगा ईओक्यू एट डिस्काउंटेड प्राइस, और इस तरीके से वो आसानी से निकाल देगा, बिल्कुल सही है सर। और उसके बाद इंसेंटिव पेबल अंडर रोवन स्कीम, तो लेबर भी मिक्स कर दिया इसने, और सेविंग इन लेबर स्कीम जो हमें अचीव की है। मैंने कहा सारे आंसर्स बताऊंगा आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन भी कराए और एक मैं आपको कराता हूं यहां पर मुश्किल केस स्टडी जो दिख रही है। अब देखते हैं जब सॉल्व करने बैठेंगे तो सच में मुश्किल निकलेगी या पार्ट्स में क्या नाम है आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा चलो चेक करते हैं।
ट्रॉपिक प्राइस, अब देखो मेरे दिमाग में है मुझे इसमें ईओक्यू भी निकालना है, मेरे दिमाग में इसमें करंट ऑर्डर लेवल भी निकालना है, मेरे दिमाग में सेविंग इन कॉस्ट भी निकालनी है, मेरे दिमाग में लेबर के आवर्स वगैरह भी मुझे चाहिए, तो सारी चीजें मेरे दिमाग में है। अब मैं उसे फटाफट से सॉल्व करा रहा हूं। ट्रॉपिक प्राइवेट लिमिटेड जो है एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पी, द प्रोडक्ट पी, ध्यान से सुनना, यहां से बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको कि सर यहां पर वो प्रोडक्ट पी बना रहा है प्रोडक्ट पी यानी कि ये फिनिश गुड्स है, ठीक है सर। द प्रोडक्ट पी रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ आर, तो जो भी मटेरियल के आंसर मुझे देने हैं वो मटेरियल के आर की यूनिट्स पे बेस्ड होंगे, केजी वगैरह नहीं दिया, सेम यूनिट्स में दिए, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। कंपनी इंटेंड्स टू सेल 24,000 यूनिट्स ऑफ पी, तो हमसे पूछा क्या था उसने, सबसे पहला क्वेश्चन था कि बताइए टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट मटेरियल आर की कितनी है टू मीट द सेल्स ऑफ 24,000। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, मुझे जो चीजें पता चलती जा रही है मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा कि सर मुझे सेल करनी है, सेल किसकी करनी है, पी की करनी है, कितनी सेल करनी है, 24,000 यूनिट्स मुझे सेल करनी है, ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अच्छा, कंपनी इंटेंस टू सेल, ठीक है, और एक यूनिट को बनाने में 2 लगते हैं आर के, मैंने कहा वो भी सही है। एंड डज नॉट विश टू रिटेन एनी क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं रखेंगे, वो बिल्कुल सही बात है। हाउएवर द ओपनिंग स्टॉक ऑफ पी, पी क्या है आपका फिनिश प्रोडक्ट, तो जो ओपनिंग स्टॉक पी है आपका वो 4,000 रुपए है, तो इसका मतलब अगर मुझे बेचना है 24,000 और मेरे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए उसने मना किया है 4,000 यूनिट्स, जब मैं यहां से माइनस करूंगा तो इसका मतलब मुझे इस साल कितनी बनानी है, तो भाई साहब मुझे इस साल बनानी है 20,000 यूनिट्स, ये मेरी है प्रोडक्शन, क्या है ये मेरी प्रोडक्शन। और अगर आप मुझसे कंजम्पशन पूछेंगे तो सर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 पर यूनिट से, जो कि मेरा आर की कंजम्पशन आ जाएगी कितनी, 40,000 यूनिट्स। अब वो यूनिट्स में ही है, केजी में नहीं दिया, इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जा सकते हैं, ठीक है सर। रॉ मटेरियल आर जो है उसे प्रोक्योर करना पड़ेगा आफ्टर कंसीडरिंग द ओपनिंग स्टॉक ऑफ आर अमाउंटिंग टू ₹10,000 यूनिट्स। उसने कहा आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है 10,000 यूनिट्स का आर का, मैंने कहा ठीक है। कह रहे टेक्निकल एस्टिमेट ने बताया है दैट फर्दर कंसर्न दैट यील्ड इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पी इज 80% ऑफ द इनपुट। इसका मतलब ये जो आप 40,000 की यूनिट्स आपने निकाली हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है 80% ऑफ द आउटपुट को। तो बताओ जरा, अगर आपको 40,000 यूनिट्स निकालनी है तो आप क्या करेंगे, तो सर आपको करना पड़ेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 80% एफिशिएंसी लेवल को, तो जब आप 50,000 यूनिट्स डालेंगे आर की तब आपको पी की 40,000 यूनिट्स की आउटपुट मिलेगी। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। अब ये जो 50,000 मैं आर की खरीदना चाहता हूं, मेरा मन है 50,000 आर की खरीद लूं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि सर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है आर का 10,000 का, तो मैंने कहा आर तुम्हारा भी मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, आर एक रॉ मटेरियल है, तो मैंने कहा तुम भी आ जाओ जरा इधर, तो 10,000 यूनिट्स मैंने उसके माइनस कर दिए, तो जो नेट रिक्वायरमेंट आ रही है मेरे पास, एनुअल रिक्वायरमेंट जो मुझे बाहर से खरीदनी पड़ेगी आर की, जिसे आप एनुअल रिक्वायरमेंट ए से भी डिनोट कर सकते हो, जो मुझे ईओक्यू में काम आएगी। यहां पर जो है इंफॉर्मेशन ठीक लगी। अच्छा सर आगे चलते हैं। कंपनी प्रेजेंटली प्रोक्योर्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। देखो ज्यादा दिखाता हूं अब आपको, देखो जरा ध्यान से। उसने कहा कंपनी जो अभी ऑर्डर दे रही है वो किसके बेसिस पे दे रही है, वो कह रहे क्वार्टरली बेसिस पे दे रही है, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 4 कर दो, तो अभी कंपनी का जो ऑर्डर साइज है या जो लॉट साइज है, जिस साइज में कंपनी मंगा रही है, वो आ जाएगा कि वो एक बार में 10,000 यूनिट्स मंगा रहे हैं। अब जरा मैं एक बार क्वेश्चन में जाता हूं, क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा था मुझसे, कह रहे एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है बताओ जरा मटेरियल आर की, तो एनुअल रिक्वायरमेंट जो मटेरियल आर की है वो कितनी निकाली है भाई हमने, एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 यूनिट्स, तो हमारी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 40,000 यूनिट्स है। अब सवाल आया बताइए ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी कंपनी की करंट पॉलिसी पे, और उसके बाद उसका क्या बताना है मुझे, प्रपोज्ड ईओक्यू बताना है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे जरा ध्यान से। करंट इन्वेंट्री पॉलिसी वर्ड का मतलब यहां पर ये कि एक बार में आप कितना मंगाते हैं, और क्वेश्चन नहीं बताया था कि अभी करंटली जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे, देखिए प्रेजेंटली एनुअल रिक्वायरमेंट को क्वार्टरली बेसिस पे मंगाया जाता है, तो उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाला था 10,000 यूनिट्स का, और फिर ईओक्यू निकालना है मुझे। मैं एक बार ऑप्शन चेक करता हूं कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। देखिए ऑर्डर क्वांटिटी एज पर करंट पॉलिसी 10,000 है, करंट पॉलिसी 15 है, करंट पॉलिसी 12 है, करंट पॉलिसी 12,500 है। इसका मतलब करंट पॉलिसी का ही आंसर मेरा जो सही है वो ए ऑप्शन में सही है। इसका मतलब अगर यहां कहीं 10,000 और उसके अलावा कोई ईओक्यू वगैरह देता तो मुझे डाउट भी होने की जरूरत थी, लेकिन क्या अब मुझे डाउट होने की जरूरत है, आंसर इज नो। तो मैं आंख बंद करके निकाल सकता हूं कि मेरा जो ईओक्यू आने वाला है वो 1,000 ही आएगा, क्योंकि मेरी करंट जो पॉलिसी है वो 10,000 है। फिर मैं एक बार क्रॉस चेक कराऊंगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। कह रहे अभी बेसिस ऑन द रेगुलर सप्लायर जो है अभी मुझे 2.5% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द इनवॉइस प्राइस ऑफ द मटेरियल, और 20 रुपए मटेरियल का यूनिट है, ठीक है। एवरी टाइम कंपनी प्लेसेस द ऑर्डर ऑफ मटेरियल आर इट इनकर्स 125 फॉर द ऑर्डर कॉस्ट। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है लिखने के लिए, जल्दी से मैं लिख लेता हूं भाई। मेरे पास एनुअल रिक्वायरमेंट है 40,000 रुपए की, ऑर्डरिंग कॉस्ट, आई होप कोई आपको साउंड की डिस्टर्बेंस ना आ रही हो, नालायक कोई गाने बजाने बहुत तेज तेज,
पूजा के नाम पे गाने बजाते हैं नालायक। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस प्राइस ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल का प्राइस है, मटेरियल का जो कॉस्ट है वो है ₹20, और इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप क्वार्टरली ऑर्डर करेंगे तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा सर? हमें डिस्काउंट मिलेगा 2.5% का, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2.5%। ठीक है सर, ओके। कंपनी हैज टेकन रेंटेड वेयर हाउस वगैरह जो लिया है, और एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज 10%। देखो एनुअल है और 10 पर यूनिट है, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा जो कैरिंग स्टोरेज कॉस्ट है वो है ₹10। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डिपेंडेंट नहीं है मेरे परचेज प्राइस पे, अदरवाइज ये भी चेंज होता। ठीक है सर, अब उसने क्या बोला है, आप सभी को सारी चीजें निकालनी है। मैंने कहा भाई देखो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पहले तुम्हें ये बताता हूं मैं कि EOQ लेवल पर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, और फिर अगली जो तुम्हारा करंट लेवल चल रहा है, करंट लेवल है तुम्हारा 10,000 वाला। हालांकि मुझे अभी पता है, अगर आप मुझसे अभी पूछोगे कि जो आंसर है EOQ वाले का वो 1000 है। जादू कैसे हुआ सर? मैंने ऑप्शन से निकाला जादू। फिर भी मैं एक बार EOQ यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। √2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 40,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरे पास 125 की, और डिवाइडेड बाय कर देंगे इससे कैरिंग कॉस्ट, और वो है ₹10। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही है कि 2 इंटू 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ रहा है मेरा डिवाइड करके बिल्कुल 1000, जो कि यहाँ पर भी ऑप्शन में था 1000 रुपीज़। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर कि भाई ऑर्डर जो है मेरा 1000 यूनिट से पहले ही लिख दिया था मैंने, लेकिन कैलकुलेशन से भी 1000 ही आ रहा है, आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, अब उसने क्या क्या बोला था सर? मैंने पहले वाला आंसर कर दिया, दूसरे वाला आंसर कर दिया, तीसरे वाले में जा रहा हूं। वो कह रहे बताओ सेविंग कितनी हो रही है अगर मैं क्या करूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करूं या फिर ये वाला प्लेस करूं। मैंने कहा अभी बताता हूं। देखो आपको सबसे पहले आपको चाहिएगी परचेज कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी सर? एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 है, EOQ लेवल पे मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो 40,000 इंटू 20 कर दूंगा मैं, तो 40,000 इंटू 20 आ गया मेरा 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए, तो मैंने लिखा परचेज कॉस्ट 8 लाख रुपए। मतलब आप धीरे धीरे घुस जाओगे ना एमसीक्यू में, तो हाथ पैर चला के कुछ ना कुछ कर ही लोगे, किसी की कोई लिस्ट विस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एमसीक्यू के लिए बात ध्यान रखना आप। मैंने कहा अच्छा फिर 10,000, मैंने कहा अगले वाले पे क्या होगा? अगले वाले पे भी एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 यूनिट्स की ही होगी, लेकिन उसमें मुझे डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 2.5% का इनवॉइस प्राइस पे। तो मेरा इनवॉइस प्राइस था 20, तो 20 माइनस 2.5%, 20 माइनस 2.5%, तो ये आया 19.5। तो मेरा जो नया प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 19.5, और जो न्यू कॉस्ट होने वाली है मेरी 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 19.5, और ये आ गया मेरा 7,80,000 रुपये। तो पहले तो मेरे 20,000 रुपये यहाँ पर बच रहे हैं करंट लेवल पर। ठीक है सर, उसके बाद बताइए आप ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपका क्या कहना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और वो बड़े आसानी से निकल सकते हैं। आपको पूरे साल में चाहिए 40,000 यूनिट्स, और एक बार में आप लेके आते हैं कितने? 1000, तो मतलब कितने ऑर्डर्स लगेंगे? 40 ऑर्डर्स लगेंगे, और एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 125 रुपये है। इस तरीके से आप अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो 40 ऑर्डर लगेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 125, तो ये आ गया मेरा 5,000 रुपये, यहाँ पर 5,000 रुपये। ठीक है सर, इस वाले का बताओ। इस वाले में मैं क्या करूँगा? 40,000 क्वार्टरली वो खुद ही बोल रहा था, इसका मतलब क्या है कि 4 ही ऑर्डर लगेंगे। फिर भी मैं दिखा देता हूं कि 10,000 एक बार में मंगाएंगे आप, और मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही ऑर्डरिंग कॉस्ट 125, तो इसका मतलब 4 इंटू 125 डायरेक्ट आ जाएगा ये 500 रुपये। तो देखो कितनी कॉस्ट इधर सेव हो गई, कभी इधर सेव हो रही है, कभी उधर ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। अब कौन सा बचा सर? स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं सभी बच्चों को पता होगा। लॉट साइज को पहले कर दीजिए आधा। जब EOQ पे आप 1000 मंगा रहे हैं तो इस पे क्या करेंगे आप? 500 यूनिट्स को सेव करेंगे, और स्टोरेज कॉस्ट जो आपकी थी वो कितनी थी? 10 रुपये, तो यहाँ 10 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। उसके बाद इधर अगर आप 10,000 एक बार में मंगा रहे हैं तो आप स्टोर कितना करेंगे? 5,000 यूनिट्स आप स्टोर करेंगे, और फिर से यहाँ पर कॉस्ट पर एनम जो है वो 10 रुपये है। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी 5,000, और यहाँ पर आ जाएगी 50,000। अब मैं एक बार टोटल करता हूं, फिर इसमें सेविंग निकालूंगा। तो भाई टोटल करने लगा मैं, अगर 8 लाख EOQ लेवल पे आया, प्लस कोई कंप्यूटेशनल एरर हो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 8 लाख मल्टीप्लाई प्लस 5,000 प्लस 5,000, तो मेरा जो EOQ लेवल पे आ रहा है वो आ रहा है 8,10,000। और ये एक हिंट है उन सभी बच्चों के लिए जो EOQ लेवल पे निकालेंगे कि हमेशा EOQ लेवल पर सेम आती है ऑर्डरिंग और स्टोरेज को, शायद आपको पता होगा। मैंने कहा उधर आ जाता हूं, अगर उधर आया मेरा 7,80,000 प्लस आया 500 प्लस आया 50,000, तो मुझे कितना करना पड़ेगा? 8,30,500। तो सर 8,30,500 यहाँ पर आ रहा है, और इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 8,10,000, तो 20,500 की सेविंग होनी चाहिए मुझे कहीं ना कहीं।
तो जो बी ऑप्शन मुझे लग रहा है 20,500। आप एक बार क्वेश्चन आंसर भी चेक कर लीजिएगा, सारी कंप्यूटेशन आप खुद से चेक कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन यहां पर खत्म हुआ। से कह रहे सर इंसेंटिव पेबल अंडर रोवन इंसेंटिव स्कीम अमाउंट्स टू, मैंने कहा इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, इसलिए क्योंकि हमने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा। तो यहां तक मटेरियल वाला पार्ट था। देखो ऊपर तो था, वो था आपका कौन सा वाला पार्ट, ऊपर था आपका बजट वाला पार्ट, उसके बाद आया मटेरियल वाला पार्ट। मैंने कहा मटेरियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन मुझे किसी की एमसीक्यू बुकलेट में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन मुझे मटेरियल में सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। जो हिस्सा था उसका मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब एक बार उनका रोवन होलसे का प्रॉब्लम दूर कर दो और फिर आगे चलते हैं। आगे 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 एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसने रिव्यू किया है कि आपके यहाँ कुछ दिक्कत चल रही है परचेज कंजम्पशन में, ईओ की वुड बी बेनिफिशियल। मैंने कहा ये सब तो हमने कर लिया। मिस्टर टी फर्दर रिव्यूड द लेबर कॉस्टिंग एंड आइडेंटिफाई दैट द एम्प्लॉयज वर पेड ओवर टाइम वेजेस टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मैंने कहा ठीक है। कह रहे ओवर टाइम वेजेस जो है उसके अंदर आते हैं डेली वेजेस 100% एंड 100% ऑफ द डेली वेजेस एज ओवर टाइम प्रीमियम। इसका मतलब डबल बोलते हैं इसको, यानी कि आपका जो बेसिक रेट है उसका डबल देते हैं आपको ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है। कह रहे बेस्ड ऑन द कॉस्ट रिकॉर्ड इट वाज अंडरस्टूड दैट द एवरी मंथ 180 घंटे जो है वो रेगुलर वर्किंग आवर्स है और उसके बाद विच वाज रेम्यूनरेटेड 200 रुपए पे, और ओवर टाइम जो है वो 20 घंटे है जो कि 400 रुपए। तो अगर 400 देता भी नहीं तब भी मुझे पता था क्योंकि उसने बोला था 100% ज्यादा देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपकी अभी जो लेबर कॉस्ट आ रही है वो अभी के सिस्टम से कैसी आ रही है, तो वो बोल रहे हैं 180 घंटे जो है उसे पे किया जाता है किसके रेट से, 200 के रेट से, और 20 घंटे ओवर टाइम के हैं एडिशनल जिसे पे किया जाता है 400 के रेट से। तो मैंने कहा जरा एक बार टोटल कर देता हूं इसको, 180 मल्टीप्लाइड बाय 200 36,000 और 20 मल्टीप्लाइड बाय 400। सारी कैलकुलेशन जो है स्टाइल नहीं दिखानी है, कैलकुलेटर से ही करनी है। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 44,000 की अभी आपकी कॉस्ट आ रही है। मैंने कहा ठीक है आगे चलिए। कह रहे मिस्टर टी ने सजेस्ट किया है कि अबाउट टाइम टू बी टेकन मे बी कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड टाइम। कह रहे जो ऊपर वाला टाइम है, मैंने कहा कहाँ है ऊपर वाला टाइम, कह रहे ये जो टाइम है इसे आप स्टैंडर्ड टाइम ले सकते हैं। ये वाला जो टाइम है, मैंने कहा कितना टाइम है, 200 घंटे। तो 200 घंटे आपके लिए स्टैंडर्ड आवर्स हो सकते हैं। यहां से लेबर वाला काम शुरू होगा कि स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो मेरे 200 घंटे है। मैंने कहा बहुत सुंदर बात कही आपने। आगे चलते हैं। To be introduced to reduce the overtime, he further indicated that रोवन स्कीम लानी है तुम्हें इंसेंटिव की to be used to measure the performance and improve the productivity per hour would be 125 यूनिट्स पर आवर। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा एक घंटे में 125 यूनिट्स बन जाती हैं। टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी पर आवर वुड बी 125 यूनिट्स पर आवर। एक घंटे में 125 यूनिट्स बनानी है। मैंने कहा ठीक है, तो तुम्हें यूनिट्स कितनी बनानी है, मैंने कहा अभी चेक करेंगे। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग क्वेरीज विल इन लाइन विद द सजेशन प्रोवाइड। बताइए आपको कितना काम करना है। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, कितनी प्रोडक्शन करनी थी यूनिट्स की, ये मुझे यहाँ से मिलेगी। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 125 कर दूंगा। क्या आ गया भाई, ये 20,000 इधर आ गए हम कि सर एक बात बताओ, एक्चुअल टाइम आपने कैसे निकाला, एक्चुअल टाइम एक्चुअल आवर्स कैसे आएंगे। मैंने कहा देखो मेरे पास जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन एक्चुअल आवर्स कैसे निकालूंगा, इस क्वेश्चन में सारे बच्चे ध्यान देंगे। ऊपर क्वेश्चन में कहीं मैंने निकाला था कि प्रोडक्शन करनी है मुझे 20,000 यूनिट्स की और एक घंटे में 125 यूनिट्स बन जाती हैं। तो बताओ जरा कितने घंटे लगेंगे, ये पर आवर है। तो आई होप यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो 20,000 को जब मैं डिवाइड कर दूंगा 125 से, प्रोडक्शन किसकी लेनी है सर, प्रोडक्शन लेनी है आपको किसकी, फिनिश प्रोडक्ट की। आर की मत ले लेना, फिनिश प्रोडक्ट पी था, बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब आप कह रहे हैं सर टाइम सेव्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 घंटे। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, टाइम सेव्ड 40 घंटे है। अब मैंने कहा तुम पूछ लो, कुछ भी पूछ लो मुझसे। उसने कहा इंसेंटिव पेबल, ध्यान रखना अगर वो पूछता रेम्यूनरेशन पेबल तो मैं आपको बेसिक भी ऐड करके बताता और इंसेंटिव भी ऐड करके बताता। इंसेंटिव वर्ड का मतलब है बोनस। बोनस कितना दोगे रोवन के हिसाब से, मैंने कहा भाई अभी बताता हूं रोवन के हिसाब से बोनस कैसे मिलता है। पहले ऊपर लिख लो आप टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कितना है 40 घंटे। नीचे लिख लो टाइम अलाउड, टाइम अलाउड कितना है 200 घंटे। ऊपर लिख लो आप कितना एक्चुअल टाइम कितना लिया गया 160 घंटे। और फिर क्या करना है आपको वेज रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। और वेज रेट कितना था इसका, वेज रेट जो वेज रेट है वो नॉर्मल वाला लूंगा मैं, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है। तो वेज रेट नॉर्मल वाला था मेरा 200 रुपए। तो मैंने कहा आ जाता हूं यहाँ पर 200 रुपए, ओवर टाइम तो देंगे नहीं यहाँ पर, तो 200 रुपए। तो मैंने कहा चलो जरा बताओ फिर इसको, 40 इंटू 160 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाएगा 6400 रुपए आपका जो है आंसर आ जाएगा।
कोई भी कंप्यूटेशनल एरर हो प्लीज बच्चे एक बार क्या नाम है क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सॉल्व करते समय कोई भी ह्यूमन एरर हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 6400 रुपए। यहाँ पर टोटल वेजेस नहीं बतानी है आपको, ठीक है। कह रहे सेविंग बताइए इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंसेंटिव स्कीम एंड ओवर टाइम पेमेंट। मैंने कहा बताऊं जरा आपको कैसे सेविंग आएगी। कह रहे सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने कहा पहले हमारी जो लेबर कॉस्ट हो रही थी वो 44,000 हो रही थी, हम इस तरीके से पेमेंट करते थे, याद करो। अब मैं क्या करूंगा, मैं उनको टाइम वेजेस दूंगा प्लस उसके रोवन का बोनस दूंगा और उससे कंपेयर करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो एग्जिस्टिंग वाला जो सिस्टम है मेरा, मैंने कहा एग्जिस्टिंग सिस्टम और रोवन सिस्टम, उसमें सेविंग निकाली है। मैंने कहा एग्जिस्टिंग में तो भाई 44,000 है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। रोवन में क्या होगा, मैंने कहा रोवन में एक तो मुझे टाइम वेजेस देनी पड़ेंगे प्लस बोनस देना पड़ेगा। मैं बोनस ऊपर निकाल चुका हूं, टाइम वेजेस यहां पर निकाल देता हूं कि यहां पर काम हुआ है 160 घंटे और पैसे भी लेंगे 200 एक घंटे के, और उसके बाद मिलेगा मुझे इंसेंटिव यानी कि बोनस, और बोनस की अमाउंट मैं ऊपर ही निकाल चुका हूं कितनी 6400 रुपए। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपका टोटल अमाउंट यहां पर आ जाएगा। इस वाली अमाउंट को भी मैं नीचे ले आता हूं 44,000 रुपए और दोनों की सेविंग बता दूंगा। मैंने कहा यहाँ पे आया 160 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 200, 32,000 और 32 प्लस 6,800 तो ये आ गया 38,400। और यहाँ पर जब मैं माइनस करूंगा यहाँ पर तो 38,400 में से माइनस कर दीजिए आप 44,000, आंसर आएगा आपका 5,600। यहाँ आपका ऑप्शन में है कि आपको सेविंग हो जाएगी 5,600 रुपए की। अब देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें अवेलेबल थी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आप जो एमसीक्यूज है वो नीचे वाले सॉल्व पहले कर लेते हैं तो उससे आपको एक एज मिलेगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन को करने में मुझे जितना समय लगा उससे हाफ से भी हाफ टाइम में मैंने बाकी सारे 5 के क्वेश्चन कर दिए थे। तो आपको पैटर्न भी समझ में आ गया होगा एमसीक्यू कैसे करना है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है मुश्किल जैसा है तो आप उसे पढ़िए, उसमें भिड़िए, चैप्टर डिसाइड करिए कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है और फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ा सा एमसीक्यू का डर भगाने के लिए इसी पैटर्न पे आएगा। इंस्टीट्यूट का ही मॉक टेस्ट पेपर है। मॉक टेस्ट पेपर नंबर कौन सा है ये भी बता देता हूं मैं। सीरीज 1 है ये, सितंबर अटेम्प्ट के लिए जो लाई जाती है वो आप भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो, मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और भी चीजें मैं आपके लिए सोच रहा हूं प्रिपेयर करने के लिए, आप भी कुछ बता सकते हैं कि मैं आपके लिए और क्या लेके आ सकता हूं कल वाले एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।